मुझे तो ऐसा लगता है सर कि रील जो आती हैं उसमें समाज को इतना परफेक्ट दिखाया है, लोगों को इतना परफेक्ट दिखा देता है। लोग जा रहे हैं तो उनकी हमारी चाय थोड़ी गिरी हुई आएगी, लेकिन उनकी एकदम परफेक्ट चाय आ रही है। अपनी चाय पसंद ही नहीं आ रही क्योंकि अरे उनके पास देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन चाय है। सर वो इतना परफेक्ट लाइफ देखते देखते क्या लोग डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? ये जो कंपैरिजन एंजाइटी है, आप अपनी जिंदगी को उन रील्स की जिंदगी से तुलना करना शुरू करते हैं, और केवल वही नहीं कि जो दिखाई दे रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है, आप उससे भी लगातार तुलना करते हैं और फिर एंजाइटी पालते हैं। यकीन कीजिए, मैं तो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का हिस्सा ही हूं। 2 मिलियन के करीब मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे भी टेक्निकली इन्फ्लुएंसर ही माना जाएगा। इन इन्फ्लुएंसर की जिंदगी भी उस जैसी नहीं होती जैसी उनकी जिंदगी रील पर दिखाई देती है। ट्रस्ट मी, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है? अपनी जिंदगी को किसी और जिंदगी के बैकग्राउंड से कंपेयर मत कीजिए, अन्यथा आप कभी भी यह मुकाम हासिल ही नहीं कर पाएंगे कि आप तय कर सकें कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर ये रील्स और एल्गोरिथम्स ही आपके लिए तय कर रहे होंगे और आप इसी एंजाइटी में लगातार दुखी हो रहे होंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो चाय है, चाय को अगर आप मेटाफर की तरह लें तो चाय आपकी प्याली की जो चाय है वो आपकी चाय है। दुनिया के किसी और इन्फ्लुएंसर की प्याली की चाय, उसकी तुलना आपकी चाय से नहीं की जा सकती। आपकी चुस्की और आपका जो जायका है वो केवल आप ही को मिल सकता है। अगर आप उसकी चाय पाने की कोशिश करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट फोटोग्राफी जानते हैं वो जानते हैं कि अक्सर जो चाय की प्याली की फोटो ली जाती है उसमें चाय होती ही नहीं है। वो दरअसल कुछ दूसरे पदार्थों को चाय जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है। सर क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया, मेरा अपना मानना है कि ये बहुत अच्छा जरिया था, हो सकता था। आज मान लीजिए किसी की कोई दिक्कत है, वो अपनी दिक्कत अगर सामने रख रहा है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर आप किसी एक तस्वीर का मजाक उड़ाने के लिए, आप उसमें ट्रोल करने की जो आर्मी है वो लंबी चौड़ी आर्मी बनने लगती है और हम भी जाने अनजाने शायद उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो वाकई मदद चाह रहा है, ब्लड चाह रहा है, आप उसके लिए कभी ट्वीट नहीं करेंगे। सर यानी समाज हमारा क्या बदल गया है क्या? जो पहले कनेक्टिविटी थी, चारपाई में बैठकर 4 लोग, भाई तेरा घर सही है, कुछ जरूरत हो तो बताना, उस दौर से जब सोशल मीडिया तक हम पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं क्या सर? वेल अर्पिता, फिर से एक थोड़ा सा क्लीशे जैसी बातचीत है। दुर्भाग्य से मैं उस पीढ़ी से अपने आप को नहीं मानता कि मुझे लगे कि जेन जी की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको हम केवल यही कहें कि बुरा ही है। सच्चाई यह है कि दुनिया भर में देखा, हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, हम लोगों ने जैस्मिन रेवोल्यूशन में भी देखा कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पॉल्यूशन से लेकर और वायलेंस तक सबके खिलाफ इनमें भी एक तरह का आक्रोश आता है, विद्रोह आता है। तो सोशल मीडिया अनिवार्यतः कोई आपकी संवेदनाओं को मार देता हो ऐसा नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि सोशल मीडिया की दिक्कत है कि जब आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप में एक किस्म की नंबनेस आती है। फिर आपको झकझोर देने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात, कई बार आप उसमें आनंद लेने लगते हैं। एंड दैट इज समथिंग आई वांट। एक इंस्टेंस से आपको समझ में आएगा। पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड्स हुई मानसून के समय में। और लैंडस्लाइड, अगर आप मीडिया के विद्यार्थी हैं, आप समझ सकती हैं कि लैंडस्लाइड एक सेटिस्फाइंग विजुअल है। वो गिरा और गिरता हुआ नीचे आया, ये विजुअल में एक्शन है। इस वजह से लोगों को उसे कंज्यूम करने में, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आनंद मिलता है। ठीक वैसे जैसे चॉपिंग को देखने में मिलता है। ये सेटिस्फाइंग वीडियो है। अब हो ये रहा था कि हिमाचल से और उत्तराखंड से ये वीडियो आ रहे थे कि देखो यहां लैंडस्लाइड हो गया, यहां बाढ़ आ गई, ये कार बह रही है। लोग उसे देख भी रहे थे, लेकिन मजेदार बात है कि डीप इनसाइड दे वर एंजॉयिंग इट। ट्रस्ट मी, दिस व्हाट इज हैपनिंग। रादर देन द सेंसिटिविटी दैट शुड कम, कि आप में संवेदना जागे, आप में कष्ट जागे। ऐसा नहीं कि आप खुल के कह रहे थे कि मुझे मजा आ रहा है, लेकिन आप उसके कंजप्शन पैटर्न को देख पा रहे थे। आपकी आईबॉल ट्रैकिंग बता रही थी कि आप उसमें आनंद ले रहे थे। दूसरे की पीड़ा में, दूसरे के कष्ट में आनंद लेने की स्थिति अगर सोशल मीडिया हमारी बना रहा है तो हम थोड़ा लेसर ह्यूमन बन रहे हैं, हम थोड़ा कम मानवीय बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें फिर से वही सचेत रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी को लेकर एक नंबनेस आ जाए, एक तरह की शिथिलता आ जाए, हम दूसरे के कष्ट में आनंद लेने लगे। सर ये भी तो मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद, एक समय के बाद, क्योंकि हम कहते हैं ना अपने बच्चे को आप जो दिखाओगे वो वैसा ही सीखेगा। मेरा मानना है कि युवा
वो उस समय उस स्थिति में, मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो समझ पाए क्या सही है क्या गलत। वो कोई चीज देखता है उससे प्रभावित हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसमें भी इस तरह के वो होने चाहिए? क्योंकि आप और मैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है हम और अच्छा फर्क करना सीख रहे हैं, ये गलत है ये सही है, इसको ऐसे होना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्रिएट हो रहा है। बट युवा तो सीख रहा है ना कई बार। तो क्या अब आप जेंजी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि जेंजी किस तरह आंदोलन कर रहे हैं उसको भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो बगावत में उतर है। अब AQI को लेकर दिल्ली की आप स्थिति देख लीजिए, कितने आपको यूथ सड़क पे नजर आए? कोई नहीं नजर आया। बेचारे यहाँ जो आए थे N95 उनको भी बाकायदा लगाया हो, इंडिया कोई गेट से नजर पकड़ नहीं कर आया। ले जाया गया था। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वेल एनीवे, देखिए, आपका कहना एक मायने में मीनिंगफुल है कि क्या उसे दिशा देने की जरूरत है, और दूसरा क्या ऐसा तो नहीं कि नमनेस हम लोग इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, अंततः एक शिक्षक हूं मैं, और शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये राज्य का दायित्व है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विवेक पैदा हो, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा। जैसे ही आप में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, आप सवाल करना शुरू करते हैं। यहां तक कि वह चीज जब आप लैंडस्लाइड देख रहे हैं, हो सकता है कि डीप इनसाइड आप उसका कुछ आनंद भी ले रहे हो, लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं कि आखिर लद्दाख में, आखिर हिमाचल में, आखिर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, तो फिर आप उस डेवलपमेंट पे सवाल उठाते हैं ना, उस विकास पे सवाल उठाते हैं, जिस विकास के नाम पे जो चीज परोसी गई है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर ये संवेदनशीलता भी पैदा करती है और आपको पूरा मनुष्य भी बनाती है। द मोमेंट आप क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ देते हैं, आलोचनात्मक विवेक को रख दिया अपने साइड में, और केवल इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इस समय इस रील से आनंद मिल गया और अगली रील कुछ और, उससे आनंद मिलने लगा, देन यू कीप स्वाइपिंग। और ये जो स्वाइप से मिलने वाले आनंद है, ये अंततः आपको कमतर मनुष्य बना डालेंगे अगर आप इससे लेकर सचेत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे छोड़ दीजिए, वो हम उस पड़ाव से बाहर आ गए हैं जब हम ये कह सके कि इसे छोड़ दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग तो रखनी पड़ेगी। हर चीज पर सवाल उठाइए, इतना सवाल उठाइए कि अंततः आप अपने आप पर सवाल उठाने लगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो यकीन कीजिए कि हम लोग बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज बन पाएंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि रील बढ़ाते जाते हैं, देखते जाते हैं, सर आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से लोगों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जा रही है? क्योंकि कहते हैं ना, जीवन को जीना है, काटना नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग जो रील ऐसे से कर रहे होते हैं ना, और आपको पता नहीं, अरे 2 बज गए, सोना भी तो था, आपको अचानक से याद आता है, तो इसका मतलब आप जीवन काट रहे हैं। तो आपको लगता है लोग जीना कैसे है वो भूल जाते हैं? देखिए, ये शायद एकदम सही बात है कि अगर आप अपने लेजर की, अपने खाली वक्त की गुणवत्ता की इज्जत नहीं करेंगे, तो आपके अंदर कुछ नया रचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों ने अच्छी किताबें लिखी, जिन लोगों ने अच्छी रचनाएं बनाई, उन लोगों ने लगातार अपने खाली वक्त की इज्जत की, क्योंकि वो वक्त खाली नहीं था। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर आप लगातार एक्साइटमेंट के पीछे भागेंगे, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेंगे, रूटीन की इज्जत नहीं करेंगे, जिन्हें बोरिंग चीज कहा जाता है उसकी इज्जत नहीं करेंगे, खाली होने की इज्जत नहीं करेंगे, तब आप में क्रिएटिविटी की गुंजाइश कम हो जाएगी। आप एक कूड़ेदान हो जाएंगे जो लगातार कंज्यूम करता है। अगर वह लगातार कूड़ा कंज्यूम कर रहा है तो अंततः किसी ढलाव पर जाकर कूड़ा ही उगलने वाला है, कुछ नया नहीं रचने वाला है। बेसिक सी बात है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अपने खाली वक्त की इज्जत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी यू हैव। आप अपनी अटेंशन किसे दे रहे हैं? आप अपनी अटेंशन विजेंद्र चौहान को दे रहे हैं, किसी क्रिंज क्रिएटर को दे रहे हैं, आप रील्स को दे रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट को दे रहे हैं? आप कॉन्शियसली तय कीजिए। अगर आप अपनी अटेंशन मुफ्त में दिए जा रहे हैं, आप अपनी अटेंशन बिना सोचे समझे दिए जा रहे हैं। नहीं सर, दिक्कत ये है कि ये इनको पता ही नहीं है कि हमारा खाली समय क्या है, क्योंकि लूडो खेलना भी इनका एक काम है, पबजी खेलना भी इनका काम है ना। इनको लगता है ये भी तो, अरे पूरे दिन में एक गेम नहीं खेला, तो वो सर काम में ले लिया। मैं एक आसान सा तरीका इसका बताता हूँ। मैं अपनी क्लास में ये करता हूँ। जब हमारा सेमेस्टर शुरू होता है, लग रहा है मुझे, जब हमारा सेमेस्टर शुरू होता है तो मैं अपने बैच से ये कहता हूँ कि मेरा जब बैच सेमेस्टर खत्म होगा, विच इज अराउंड 3 months, तब तक आप मुझे 3, और मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग करता हूं, पूरी क्लास से कुल मिलाकर 3 अच्छे सवाल दे दीजिए। जवाब भी नहीं मांग रहा। 3 गुड क्वेश्चंस। इफ यू आर एबल टू गिव मी 3 गुड क्वेश्चंस, मैं मान लूंगा कि मैंने बेहतर पढ़ाया है। ठीक उसी तरीके से रात को सोने से पहले आपने पूरा दिन जो कंज्यूम करना था किया।
आपने पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई की, घूमना था घूमे, सोशल मीडिया करना था, सोशल मीडिया किया। बस रात को सोते समय सोचिए कि क्या 3 सवाल आपके मन में आज दिन भर में पैदा हुए, और बस इन 3 सवालों को एक एक पंक्ति में लिख डालिए। फिर 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 21 सवाल होंगे। ये 21 सवाल आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से वो सवाल पैदा कर रहे हैं। और अगर आप केवल कंज्यूम कर रहे हैं तो यकीन कीजिए सारी दुनिया तैयार है कि आपकी अटेंशन मिले और उसे फिर एडवर्टाइजर्स को बेचे। बेसिक सी थ्योरी है, सब तमाम मीडिया इसी पे काम करता है कि अटेंशन ग्रैब करनी है और उसको एडवर्टाइजर को बेच देना है। देन यू बिकम अ प्रोडक्ट देयर, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड, यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड।